नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट्स। कानूनी भाषा क्यों बना देती है कानूनी प्रक्रिया को और जटिल। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ एक नई चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। चार्जशीट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए थे। इसे लेकर कई सबूत ईडी ने अपनी चार्जशीट में शामिल भी किए हैं। ऐसे में भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की इस 87 पन्नों की चार्जशीट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये नई चार्जशीट ईडी ने अदालत में दायर की है। चार्जशीट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऐप के प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए लिए हैं। शुभम सोनी ने ईमेल हमको किया था। ईमेल में उसने बातें बताई थी 508 करोड़ के संदर्भ में कि जो पैसा जो है एक सीएम और उनके पुत्र हैं और कोई आईपीएस अधिकारी हैं उनको प्रदान किया गया है और महादेव ऐप को सुचारू रूप से संचालन के लिए। तो उस संदर्भ में जो बयान है और ईमेल है, इसका बयान जो है असीम दास का है और जो ईमेल है शुभम सोनी का, उसको हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट का पार्ट बनाया है हमारी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में, जो हमने अभी फर्स्ट सप्लीमेंट्री फाइल की है। चार्जशीट में भूपेश बघेल का नाम कई बयानों और सबूतों के आधार पर लिखा गया है। चार्जशीट के मुताबिक नवंबर 2023 में रायपुर से असीम दास नाम के शख्स को पकड़ा था। उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद हुए। असीम दास ने ईडी को बताया कि ये पैसा छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाना था और इसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में होना था। असीम दास के मुताबिक पैसा भेजने वाला दुबई में बैठा महादेव ऐप का प्रमोटर शुभम सोनी है, जो अब तक 508 करोड़ रुपया हवाला के जरिए भूपेश बघेल को भेज चुका है। असीम के मुताबिक वो 2 बार शुभम सोनी उर्फ पिंटू भैया से मिलने दुबई जा चुका है। इसके बाद शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो जारी कर कहा कि भूपेश बघेल को उसने असीम के जरिए 508 करोड़ रुपए भेजे हैं। अंदर हो रहे थे कुछ। इसके बाद ईडी ने शुभम सोनी को मेल भेजकर शुभम का बयान पीएमएलए के तहत दर्ज किया, जिसमें उसने वही आरोप दोहराए। बयान की कॉपी चार्जशीट में है। पहले ये तो स्थापित करें कि पैसा भूपेश बघेल को मिला, मनी ट्रेल कहाँ है। नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है, मैं तो ये मान सकता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए उससे ऐसा बयान दे दिया जो स्वयं उसने कहा कि मेरे को दबाव डाल के बयान करवाया गया। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के आम लोगों का जो 508 करोड़ रुपए आपने महादेव ऐप के नाम से लूटा है, उसका हिसाब आपको जनता को देना ही पड़ेगा। आप सत्ता में रहते हुए अपने सत्ता के प्रभाव से जनता को लूटने के एक भी मौके नहीं छोड़े, चाहे पीएससी घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, और इस सब कृत्यों का हिसाब आपको शीघ्र देना पड़ेगा। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि असीम के मोबाइल से 29 सेकंड का एक वॉइस नोट मिला है, जिसमें शुभम सोनी की आवाज है। शुभम सोनी असीम से कह रहा है कि पैसा जल्दी से बघेल साहब के यहाँ पहुँचाओ। हालांकि असीम अदालत में अपने बयान से पलट गया था, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने जेल जाकर उसका दोबारा बयान दर्ज किया था। इस चार्जशीट के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी बहुत जल्दी ही उनको सम्मन जारी कर सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। ईडी इस पूरे मामले में मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है और भूपेश बघेल को ये बताना होगा कि अगर उनके पास ये पैसा आया है तो ये पैसा कहाँ से आया और फिर कहाँ गया। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और महादेव बेटिंग ऐप को लेकर घिरे भूपेश बघेल ने अब सफाई जारी की है। उन्होंने कहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गिरफ्तारी कर रही है। पैसे के लेन देन के आरोप निराधार हैं। असली अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही।
टीएमसी नेता और नॉर्थ 24 परगना से जिला परिषद के सदस्य शाहजहां शेख को ईडी ढूंढ रही है। संदेश खली में शेख के घर जब शुक्रवार को ईडी की टीम पहुंची थी, तब वहां मौजूद भीड़ ने ईडी की टीम और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। दरअसल ये पूरा मामला पीडीएस स्कैम से जुड़ा हुआ है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बोगांव में आधी रात को ईडी ने बोगांव नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को गिरफ्तार किया। उससे पहले शुक्रवार को 17 घंटों तक उनके मकान पर छापा मारा गया। ये मामला राशन घोटाले का है, लेकिन छापे के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ईडी अफसरों को आध्या को साथ ले जाने से रोकने की कोशिश की। ईडी की टीम के साथ केंद्रीय बलों के जवान भी मौजूद थे, जिन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। आध्या को कोलकाता की एक अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी पर तृणमूल और कांग्रेस के बीच जबानी जंग छिड़ गई। ईडी और सीबीआई के ऊपर जो हमला हुआ है, ये काला दिन है कल के लिए। और हम लोग जो पुराना कश्मीर को हम लोग देखा था, आज का कश्मीर और पुराना कश्मीर के साथ एक बंगाल का तुलना हो रहा है, क्योंकि जैसे तरीके से कोई चोरी करेगा और उसको पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके ऊपर अटैक होगा, ये देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। ये एक ड्रामा चल रहा है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो रहा है, कोई की इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक सामाजिक मेलाइन करने के लिए ये किया जा रहा है। आप दिलीप घोष का जो प्रॉपर्टी का जो डीड वो प्रसन्न राय के घर में मिल रहा है, उनके बारे में कुछ छानबीन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलाई होकर अभी चला गया है। हम तो चाहते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूट कम से कम डिस्टर्ब एरिया ये तो ऐलान करो, लेकिन हिम्मत नहीं है। बीजेपी पार्टी बड़ी बड़ी बात तो कहेंगे, लेकिन दम नहीं है उनके। हो सकता दीदी और मोदी जी के अंदर कोई गहरा रिश्ता है, जिसके चलते ये नहीं हो पाएगा। ऐसी ही घटना एक दिन पहले संदेश खली में ईडी अफसरों के साथ हुई थी। ईडी की टीम तृणमूल नेता और उत्तर 24 परगना जिला परिषद के सदस्य शाहजहां शेख के संदेश खली निवास पर छापा मार रही थी, तो ईडी के मुताबिक करीब 800 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला किया। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। ईडी का ये छापा राशन घोटाले के सिलसिले में था। बीजेपी का आरोप है कि ईडी अफसरों के हमले शाहजहां शेख ने करवाए, जिसमें 3 अफसर घायल हो गए। कौन है शाहजहां शेख? 42 वर्षीय शाहजहां शेख उत्तर 24 परगना जिले का बड़ा तृणमूल नेता है। तृणमूल का बाहुबली नेता संदेश खली में भाई के नाम से जाना जाता है। पहले वो ईंट भट्टे और मछली पालन का छोटा मोटा काम करता था। 2004 में ईंट भट्टे के वामपंथी यूनियन लीडर के तौर पर राजनीति में प्रवेश किया। बाद में तृणमूल में शामिल होकर मुकुल रॉय का करीबी बना। पिछले साल ईडी के पकड़े हुए मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का नजदीकी माना जाता है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शाहजहां के ठिकानों पर छापेमारी राशन घोटाले के कारण हुई। ईडी सूत्रों का कहना है कि राशन घोटाले में अभी और लोग पकड़े जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो बेशक तृणमूल और बीजेपी का झगड़ा भी बढ़ेगा। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ईडी ने पश्चिम बंगाल में शुक्रवार देर रात को तृणमूल कांग्रेस नेता शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया था। आध्या बोनगांव म्यूनिसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन हैं और उन पर भी पीडीएस घोटाले का आरोप है। आध्या राज्य के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी भी हैं। मलिक को पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले कहा था कि आम लोगों को भी कानून अपना लगना चाहिए और आम लोगों को जोड़ने का सबसे पहला कदम है कानूनी भाषा को सरल बनाना। थाने में दर्ज एफआईआर हो, कचहरी का फैसला हो या फिर जिरह, सबकी समझ से परे होता है। कई शब्द तो ऐसे भी हैं जिसे खुद पुलिस वाले और वकील तक नहीं समझ पाते। प्रधानमंत्री जयपुर में हो रहे पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 3 दिन के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि वहां कानूनी भाषा पर चर्चा होगी। इसी भाषा पर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। इमरोजा, रोज की जो कार्रवाई है उसे इमरोजा बोला जाता है। एकदम सही। मतलूब तो मुझे भी जानकारी नहीं है। और एक है अहकाम। अहकाम भी मेरी नॉलेज में।
माल मसरूका, जैसे जो हम बरामदगी करते हैं जिस माल की। अदम तामील, अदम तामिल जो तामिल नहीं होता। अदम पैरवी, अदम पैरवी जिसकी सुनवाई ना हो। मुसम्मी, मुसम्मी भी मेरी नॉलेज में नहीं आया। नाकाबिले दस्तंदाजी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जामा तलाशी, तलाशी दस्तनामा, नहीं जामा तलाशी, जामा तलाशी, इन्वेस्टिगेशन, व्यक्तिगत तलाशी, गलत। माल मसरूका, अदम तामील, तामील नहीं हुआ, मतलब उसका नॉट डिलीवर्ड। नाकाबिले दस्तंदाजी, नहीं बिल्कुल नहीं मालूम। मतलूब, नहीं। दरखास्त तो पता होगा। जी सर। रोजनामचा, नहीं पता सर। डायरी को कहते हैं। पुलिया तो पता होगा। ये भी मालूम। ये पता है। जिमनी, नहीं पता। आप फेल हो गए। देश के कई पुलिस थानों में आज भी उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिसे आम आदमी तो क्या कई बार पुलिस वाले भी समझ नहीं पाते। मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसी 675 उर्दू फारसी के शब्दों का चयन किया है। इसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद करके जिलों को भेजा गया है। सरकार जो है वर्तमान में नई जो है वो हिंदी और जो अच्छी डिक्शनरी की सब शब्द हैं उनको लिया जा रहा है, ताकि जो नए लड़के आ रहे हैं, नए जो पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, वो उसको समझ सकें और ठीक से कार्रवाई कर सकें। इन शब्दों को चेंज करने के लिए लगभग 600 शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार की गई है और धीरे धीरे उसको प्रयुक्त किया जा रहा है। ये शब्द असल में जो है ना कोर्ट में यूज होते हैं, तो उसमें पहले ही हम लोग प्रिपेयर करके जाते हैं, जो यूज होने वाला होता है वो हमें पता ही रहता है। कई बार ये बातें वजह बनती हैं जिनसे अदालत में भी मामले लंबित रहते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 2022 में 4,33,884 मामले लंबित थे। वहीं 2023 में 4,49,893 मामले लंबित हो गए। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था, परसाई तुम पर भीड़ हावी है, तुम भीड़ की बात भीड़ के लिए लिखते हो। लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। भीड़ की बात विशिष्ट तरीके से लिखी जाती है और अक्सर कई बार उसके मायने उन्हें ही समझ में नहीं आते जो इसे लिखते हैं और जिनके लिए ये लिखी जा रही हो। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अगर भारत को साल 2047 तक एक विकसित देश बनना है तो हमारी न्याय प्रणाली को पारदर्शी, मजबूत और स्वतंत्र होना होगा। ऐसे में जरूरी है कि कानून और कानूनी भाषा सरल हो, ताकि उसकी पहुंच कतार में खड़े उस आखिरी शख्स तक हो जो अपने लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम हमारे रिपोर्ट्स NDTV इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। नमस्कार।